नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नामकरण कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, किस आधार पर नाम है, कैसे है, ये सब हम जानेंगे। ये यानी बेसिक है, चैप्टर लूसेंट से है, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग। अगर आप लूसेंट खरीदे होंगे तो आप इसे पढ़े होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़े होंगे तो रिविजन कर लीजिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का नामकरण चेंज होने जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप। यानी मान लीजिए उत्तर ये है, यहाँ पर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप यानी उपमहाद्वीप। इसके बीच में पूरा महाद्वीप बड़ा भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, यानी भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, भारतवर्ष नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। यानी इसे भारतवर्ष देश का। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप है, जिसे भारत नाम से ज्ञात है, जिसे भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारत अर्थात भारतों का देश यानी भारत का देश आता था। यहाँ के निवासी तथा यहाँ के निवासी को भारतीय यानी भारत की संतान कहते हैं। यानी यहाँ के लोगों को भारत की संतान यानी भारत के लोग कहते हैं। और आप अपने माँ बाप की लड़का हो तो आपको माँ बाप की संतान न कोई कहेगा, तो भारत देश को तो भारत देश की संतान तो कोई कहेगा ही। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय यानी अब के भारतीय प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू यानी वृक्षों का देश कहने जाने लगा। जम्मू यानी वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी के लोग इसे सिंधु नदी के नाम से जानने लगे। प्राचीन ईरानी के लोग भारत को यानी सिंधु देश के नाम से यानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे विश्व में पश्चिम पहले पश्चिम पूरे विश्व को उधर नहीं था, पश्चिम यूरोप ये सब में फैल गया और पूरे देश इस देश को एक नदी से नाम से जानने जाने लगा। यूनानी देश के लोग इसे हिंदी और अब इसे हिंद कहते थे। यानी अब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहने लगा। यानी बीच में इसे देश को हिंद न कह के हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये सब अंग्रेज के गुलाम से पहले का इतिहास है। हिंदुस्तान में अंग्रेज जब हमले से राज किया करते थे 200 साल, उससे पहले का ये शासन है, समझे। तो जब अंग्रेज आए लूट कर सब चले गए, उन्हीं के आधार काल में इसे अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, समझ गए। फिर से एक बार समझ लीजिए शॉर्टकट में। अरे क्लिक हो। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक एक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में एक समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप यानी बड़ा सा जलभूमि, जिसे भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासी को भारतीय संतान यानी भारतों का संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब भारत अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू का देश कहा गया है। वृक्षों प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सॉरी, हिंदू गलती लिखा गया, ठीक ही है।
हिंदू कहते थे। यही नाम से पूरे विश्व में पश्चिम में फैल गया, यही नाम से पूरे विश्व पश्चिम में यानी फैल गया, ये फैल गया। ये लगा यूनानी इसे अब हिंदी न कहकर यूनानी इसे हिंदी और अब इसे हिंद कहने लगे। यूनानी पहले इसे हिंदी कहते थे और अब इसे हिंद कहने लगे। ये सब आप आगे पढ़े। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द से बना है, यह शब्द भी फारसी शब्द से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे, अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। यहाँ से देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, जो आप गूगल पर मारिएगा, गूगल पर मार के आप समझ सकते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी बहुमत मतलब संख्या ज़्यादा है। समझ गए। नोट यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ वह इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी पैलियो, फिर मेडिटेरेनियम, काकेसाइड, निग्रोयड और मांगोलायड यानी मांगोलायड। इन्हीं 5-6 नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है मिलकर। भारत के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत यानी अब का भारत, बीच का भारत यानी पहले का भारत। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। डॉलर का सीन दिए हैं, नोट लिखने में गलती हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक नहीं होती है। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस के नाम से जाता है, जो 1638 से 1707 एडी पूर्व यानी एडी मतलब पूर्व को है। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो इसके बाद हम लाएंगे प्राचीन भारत में क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, आधुनिक भारत में क्या हुआ। इसी से पूरे हम लूसेंट को ख़त्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो फॉलो करें, लाइक करें।